and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you two important topics of chemistry solution chapter. One is Lee-Chatterjee principle and second one is Henry's law. So let's start. सबसे पहले मैं लास्ट क्लास के बारे में बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने आपको सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पहले उसको जाके देख लें। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, मैंने वहां पे प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है, पहले लास्ट क्लास का टॉपिक था सॉलिड इन लिक्विड। उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस हमने नहीं किया था, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। इसमें एक लॉ आता है ली-चटरजी प्रिंसिपल। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। ली-चटरजी प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट a change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner। ये जो भी ज्ञान की बातें हैं ये आप पहले समझा देता हूं मैं, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। ये ली-चटरजी प्रिंसिपल कहता है कि कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जिन जिन बातों पे निर्भर करता है, अगर उन चीजों में हम कुछ चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम यानी वो सॉल्यूशन उस चेंज का विरोध करता है, जस्ट अगेंस्ट, काउंटर एक्ट करता है। ठीक है, अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो उसको क्या करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है। टू रिड्यूस या उसी को काउंटर एक्ट कहते हैं। हम जो एक्ट कर रहे हैं उसका वो काउंटर एक्ट करता है, ये ली-चटरजी प्रिंसिपल कहता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए मैं क्लियर करता हूं इसको। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, ये प्रिंसिपल कहता है कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, किसी भी फैक्टर्स में जो चेंज होगा, जो डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ठीक है, कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब उस फैक्टर में हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो ये फैक्टर में हम जो चेंज करेंगे, सॉल्यूशन या जो इक्विलिब्रियम है वो उस चेंज का विरोध करेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन क्या करना चाहेगा? टेम्परेचर घटाना चाहेगा। कॉन्सेप्ट यही है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन टेम्परेचर घटाना चाहेगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्यूशन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा। This principle states that a change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner। ठीक है, सिस्टम इस प्रकार से चेंज हो जाता है so as to reduce घटाने के लिए किस चीज को? हम जो फैक्टर में इफेक्ट दे रहे हैं, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीज करेगा, और हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो इंक्रीज करेगा। टू रिड्यूस और काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, हम जो इफेक्ट करेंगे उसका वो काउंटर इफेक्ट देंगे, उसका वो काउंटर एक्ट करेगा। समझते हैं। देखिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमने बना दिया सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता रहा है। जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, उतना ही सॉल्यूशन ब्रेक होकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया है, आ चुका है। यानी रेट इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको कहते हैं? रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में किया है इसको। अब देखिए दो तरह का डिसोल्यूशन होगा। एक डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक और दूसरा डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे दो केस आता है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक है, अब मैं समझाता हूं एग्जांपल। जैसे हम चीनी और पानी का मिक्सचर लेते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जब वाटर ऐसे रखा हुआ है सिंगल, तो तब उसका टेम्परेचर, और जब हम चीनी उसमें रख देते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम चीनी हम उसमें रख देते हैं, अब आप फील करेंगे कि वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका ठंडा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनने के लिए क्या था? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई है ना। चीनी को पानी में घुलने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई, और अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब देखते हैं ली-चटरजी प्रिंसिपल से क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो सॉल्यूशन क्या करेगा? टेम्परेचर घटाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कब घटाएगा?
टेम्परेचर कब घटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीनी जब हम मिला रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर, हम टेम्परेचर, सॉरी फिर से क्लियर कीजिए, सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे द्वारा है, ठीक है, V, और ये सॉल्यूशन क्या करेगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करना चाहेगा, टेम्परेचर को घटाना चाहेगा। अब टेम्परेचर घटाने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है टेम्परेचर घटाने के लिए, तो दो चीज है टेम्परेचर घटाने के लिए, या तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए या सॉल्युबिलिटी घट जाए। तो हम देखते हैं, ये बताइए जब चीनी हम मिला रहे हैं तब टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, जब चीनी हम मिला रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, यानी सॉल्यूशन को टेम्परेचर घटाने के लिए चीनी को और घुलने देना होगा, अर्थात सॉल्युबिलिटी बढ़ाना होगा। तो हमने क्या देखा, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, कि अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बार फिर से क्लियर मैं कर देता हूं, थोड़ा गुड़ रहस्य है इसमें छिपा हुआ। अगर हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन क्या चाहेगा, टेम्परेचर को घटाना चाहेगा, और टेम्परेचर घटेगा कब, जब डिसोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन के दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है यानी ठंडा हो रहा है ना, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर रिलीज हुआ, बहुत मात्रा में टेम्परेचर रिलीज हुआ, तो टेम्परेचर इसमें रिलीज हो रहा है। एक सॉल्यूशन दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक हमने डिस्कस कर लिया कि अगर इंडोथर्मिक होगा और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन टेम्परेचर घटाना चाहेगा, इस दौरान सॉल्युबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा उसको। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर रिलीज होता है, तो अब हम टेम्परेचर अगर इसमें बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन टेम्परेचर घटाना चाहेगा, और चूंकि इसमें घुलने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन को करना क्या है, टेम्परेचर घटाना है। एक्सोथर्मिक में आप समझते कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन क्या चाहेगा, टेम्परेचर को घटाना, ली चटर्जी प्रिंसिपल से। और चूंकि इसमें जब घुलता है, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, लेकिन इसको टेम्परेचर घटाना है, तो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को ही कम कर देगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ही कम कर दिया जाएगा। वही बात मैंने लिखा है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक को डेल्टा सॉल्यूशन लेस देन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि डेल्टा इज नेगेटिव है, देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन। एक बार फिर से, अगर ना समझ में आता है ना तो कुछ कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है, तो मैं इन दोनों को आप लोग सजेस्ट करूंगा कि पहले समझने की कोशिश करें, अगर ना समझ में आता है तो रट लें, समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, माइंड उस हिसाब से धीरे धीरे चेंज होता है। तो मैं रिपीट करता हूं इन दोनों चीज को, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है और हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन टेम्परेचर घटाना चाहेगा, और टेम्परेचर घटाने के लिए उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाना होगा। इसमें क्या होगा कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्यूशन को टेम्परेचर घटाना होगा, और उसमें टेम्परेचर तभी घटेगा जब सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। ऑफ टेम्परेचर देखा था, ली चटर्जी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया। अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब एक सॉलिड इन लिक्विड वाला केस है, सॉलिड को हमने लिक्विड में मिलाया है, उस केस में जो प्रेशर है ना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है, कोई महत्वपूर्ण इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों अप्रोक्सीमेटली इनकम्प्रेसिबल है, ना सॉलिड को हम ज्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और ना लिक्विड को ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं।
तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो प्रेशर का इन पे सॉलिड लिक्विड पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। हम अभी तक पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा टॉपिक है गैस इन लिक्विड। गैस को हम लिक्विड में मिला रहे हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस दोनों पिक्चर को, फिगर 1 फिगर 2 को गौर से देखिए और वीडियो को पॉज करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक वॉल है, उस पर कुछ मास रखा हुआ है, वेट है, इसके वेट की वजह से ये दबा हुआ है और यहाँ पे लिक्विड गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो इस वेट पे वेट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रेशर पे कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर पे, और यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या किया गया है, प्रेशर को बढ़ा दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि गैस का जितना वॉल्यूम यहाँ था उससे वॉल्यूम कम हो गया है। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ गई। प्रेशर हमने जब बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ गई। और यही बात हेनरी लॉ कहता है। हेनरी ने यही चीज को देखा और उन्होंने अपना एक लॉ दिया। हेनरी लॉ क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। जो गैस की solubility होगी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी लिक्विड में, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी हेनरी के लॉ को ही ना थोड़ा फॉर्म में चेंज कर दिया गया है और ज्यादातर यही यूज होता है इंडस्ट्री में, लैबोरेटरी में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के लॉ पे थोड़ा सा चेंज किया गया। इसमें प्रेशर की जगह पे क्या बोल दिया गया, पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, उसको पी से दिखाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, सॉल्युबिलिटी के जगह पे क्या कर दिया गया, मोल फ्रैक्शन। जहां सॉल्युबिलिटी था उसके जगह पे मोल फ्रैक्शन, और जहां पे सीधा प्रेशर था, ठीक है, उसको कर दिया गया पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to mole fraction of the gas in the solution। इस बात को हम लिखेंगे कैसे, पार्शियल प्रेशर को P से दिखाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के मोल फ्रैक्शन के। और आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन को X से दिखाते हैं कि गैस का मोल फ्रैक्शन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हेनरी साहब ने एक कांस्टेंट KH लिखा और उससे मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, और इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने डाल दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ भी हमने डिस्कस किया। हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। सब पता है, P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखिए जो KH है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। द वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस इज डिफरेंट। अब आप देखिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, एट कांस्टेंट, जो बात हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, हाँ, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए X क्या होना है, घटना पड़ेगा, X को घटना पड़ेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अगर हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट देन लोअर द वैल्यू ऑफ X, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से हमारा मतलब सॉल्युबिलिटी भी होगा। तो अगर KH बढ़ाओगे भैया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वही हमने लिखा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी है कि अगर हम KH को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और
जो सॉल्युबिलिटी है उसमें इनवर्स का रिलेशन है। एक्स से हमारा क्या मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी। मेन जो हेनरी का लॉ था उसमें एक्स को मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी तो बोला गया था, बाद में उसको चेंज करके सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन बोला गया। अब एक डेटा है, इस डेटा का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए कि नाइट्रोजन गैस का 293 केल्विन टेम्परेचर है, तब केएच का वैल्यू 76 है अप्रॉक्स, और जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नाइट्रोजन गैस का 76 से बढ़ के 88 हो गया है ना केएच। तो टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। अब केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यही कारण है ऑक्सीजन में भी सेम है। ऑक्सीजन में देखिए जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो 34 से बढ़ के 46 हो गया। जब केएच की वैल्यू बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, केएच की वैल्यू बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी घट गई। अब देखिए जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, तालाब का पानी, तो उनमें उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भरा पड़ा रहता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का केएच बढ़ जाता है, और केएच बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, जब उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो यही कारण है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनको कोल्ड वाटर में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं देन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है, वो बाहर निकल जाते हैं। क्लियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने से वैल्यू ऑफ केएच का जो वैल्यू है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, ऑलमोस्ट सारे गैस के लिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही नहीं, फॉर ऑल गैस, अप्रॉक्सिमेटली फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, अधिकांश गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू बढ़ जाता है, और केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि गैस के सॉल्युबिलिटी में अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। कोल्ड ड्रिंक में भी यही होता है ना, आप कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज में रखेंगे तो उस अगर फ्रीज में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होगा, आप उसको पिएंगे तो आपको अच्छा टेस्ट आएगा। वही अगर गर्म बॉटल है तो उसको आप अगर पिएंगे तो आपको टेस्ट बेकार आएगा, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होगी। वो जैसे ही आप ढक्कन खोलना है आपको, आपने ढक्कन जैसे ही खोलोगे वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा गर्म वाले में, लेकिन जो फ्रीज में है वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो वो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। Clearly with the increase in the temperature value of KH for all gases is increases, ठीक है, स्टेप हो गया यहाँ पे, is increases, thus solubility decreases, that is why aquatic species are more comfortable in cold water rather warm। अगर आपको कोई टॉपिक हम जो समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वहाँ नहीं हुआ है, मैं फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, उसको समझाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आगे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। जो लॉ हमने पढ़ा है उसका क्या यूज है इंडस्ट्री में, हमारे रियल लाइफ में, है ना, तो वो देखते हैं। तो पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक और के बारे में चर्चा किया था, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर के बारे में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब वाटर में मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और गैस को हम मिला रहे हैं लिक्विड में, वाटर में, है ना, वाटर चीनी जो भी है उसमें मिला रहे हैं। तो प्रेशर, अच्छा सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेशर को बढ़ाना होगा और टेम्परेचर को घटाना होगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, स्कूबा ड्राइवर, समुद्र में जो तैराकी जाते हैं उनका जो कंटेनर होता है ना, टैंक, उस टैंक में हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस तीनों का कंसंट्रेशन होना जरूरी है। और जैसा मैंने परसेंटेज लिखा उसमें अगर मान के चले हम कि हीलियम ना डालें, कि हमारे सिस्टम में तो यही दोनों जाता है ना, हम लोग अभी सांस जो लेते हैं तो कौन सा गैस आ रहा है ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जा रहा है, हीलियम क्यों मिलाया जाता है, उसको बात को समझते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसमें
जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। देखिए, तो मैं क्लियर करता हूं इसको। जब एक तैराकी डाइवर समुद्र के भीतर जाता है, तो जब भी जैसे हम समुद्र के लेवल से नीचे जाते हैं, प्रेशर बढ़ने लगता है। और आप अभी हीलियम को छोड़िए, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भर के ले जा रहे हैं, तब क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब समुद्र के अंदर जा रहा है गोताखोर, तो उसके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन तो हमारे सेल में जाएगा, वहां पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जो भी फूड ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन नाइट्रोजन का तो हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, तो नाइट्रोजन को फिर से वापस आना है ना। तो जब अब वो केस डिस्कस करते हैं, जब गोताखोर समुद्र से ऊपर आएगा, जब समुद्र से ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा? घटना स्टार्ट करेगा। अब प्रेशर जैसे ही घटना स्टार्ट करेगा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसका प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जैसे ही समुद्र से ऊपर आएगा गोताखोर, समुद्र के गहराई से ऊपर आने का प्रयास करेगा, प्रेशर घटने लगेगा। प्रेशर घटने की वजह से नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है उसके ब्लड में, वो भी घटने लगेगी। तो अब नाइट्रोजन उसके ब्लड में बुलबुला बन करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और ये जो बुलबुला है ना, ये एक बीमारी पैदा कर देगा। उस बीमारी का नाम है बेंस। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेंस। मैं यहां लिख देता हूं, बीमारी हो जाएगी बेंस। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम रोक सकते हैं, इस बीमारी को रोक सकते हैं अगर हम उसमें हीलियम मिला देते हैं। तो हीलियम का क्या है ना, हीलियम कंसंट जो सॉल्युबिलिटी है उसको घटा देगा। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसलिए स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन लेके जाते हैं समुद्र में। देख सकते हैं हायर अल्टीट्यूड, ऊंचाई पे जो ऑक्सीजन का लेवल है, क्योंकि ऊंचाई पे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है, और प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी घटना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। वो ऑक्सीजन हमारे माइंड तक कम पहुंचेगा, तो उस टाइम में मेंटल डिजीज हो जाती है। उसको कहते हैं हम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया। ऊंचाई पे जब ऊंचाई पे पहाड़ पे हम लोग जाते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड इन गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो हम जानते हैं कि गैस को जब हम मिलाते हैं लिक्विड में तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी क्या होता है? इसमें रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। गैस को जब हम लिक्विड में मिलाते हैं तो गैस क्या होता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। अब आप सोचिए कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है? कंडेंसेशन, संघनन। और गैस जब लिक्विड में कंडेंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैस का लिक्विड में मिलाना कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप लीच रिले प्रिंसिपल में जाइए, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हाँ बी वाला ऑप्शन था पीछे, आप जाके देखिए। जब एक्सोथर्मिक होगा और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर घटाने का प्रयास करेगा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी उसको घटाना पड़ेगा। एज डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए गैस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, solubility will decrease if we increase the temperature। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है।